न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो नाभिकीय ऊर्जा भी एक ट्रेडिशनल पारंपरिक और साथ ही साथ जिस तरह से कोयला वगैरह नॉन रिन्यूएबल है, ये भी वैसी है, नॉन अनवीकरणीय। जिस दिन पृथ्वी से यूरेनियम समाप्त हो गया, यूरेनियम से फिर एनर्जी नहीं बनेगी, जिस तरह से कोयला है। लेकिन जो ट्रेडिशनल वाले होते हैं और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी के ट्रेडिशनल जो होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये पोल्यूशन फैलाते हैं और महंगे पड़ते हैं, है ना। और वहीं पर जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये इन्वायरमेंट में उतना पोल्यूशन नहीं करती, रेडिएशन का करती है, लेकिन अगर रेडिएशन रोक दीजिए तो वो भी नहीं होगा। और दूसरा है कि ये सस्ती होती है, बस इसका रिएक्टर ही महंगा पड़ता है ना। इतना सारा कोयला मंगाना पड़ता है और उसकी बजाय एक छोटा सा यूरेनियम रख दीजिए, तो ये सस्ती पड़ती है इस हिसाब से। तो इसकी शुरुआत में कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन बाद में बहुत कम मात्रा में यूज़ करके और बना लिया जाता है। तो इसीलिए बाकी के जो ट्रेडिशनल एनर्जी हैं, आपकी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे कोयला, उसके मुकाबले इसकी लागत भी कम होती है और इससे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता है, देखा जाए तो। ये यानी कि क्लाइमेट चेंज में न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर रेडिएशन लीक भी कर जाए तब भी उससे क्लाइमेट चेंज का कोई लेना देना नहीं, है ना। जबकि कोयले से CO2 निकलता है, पेट्रोलियम से CO2 निकलता है और इस सबसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये याद रखिएगा, इसको ट्रेडिशनल एनर्जी कहा जाता है। ये एनर्जी जो एक न्यूक्लियस होता है, एक एटम है उसका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इस न्यूक्लियस से ये एनर्जी निकलती है, इसीलिए इसको न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियस को तोड़ने से ये एनर्जी निकलती है, और तो न्यूक्लियस से एनर्जी दो तरीके से निकल सकती है। एक तो दो न्यूक्लियस को जोड़ दिया जाए या एक न्यूक्लियस को तोड़ दिया जाए। एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, दो न्यूक्लियस को जोड़ देंगे तब भी एनर्जी निकलेगी, या न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। दो तरह से जो है आपका एनर्जी प्रोडक्शन, न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन इन दो तरीके से होता है, ठीक है ना। ये होता क्या है कि जो आपका एटम होता है, ये आपका एटम है, इसमें होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और बाहर की तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन जिसमें माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस में जो है ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, स्पेशली प्रोटॉन यहाँ न्यूक्लियस में जो रहता है, ये सब आपस में एक बाइंडिंग एनर्जी से जुड़े रहते हैं, नहीं तो बिखर जाए। इलेक्ट्रॉन का हम उधर जा रहे तुम इधर जा रहे हैं, यानी कोई ना कोई एनर्जी होगी जो इन दोनों को आपस में जोड़ कर रख रही है, वो कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। जैसे आप एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए और उसको तोड़िए तो आवाज़ आती है, क्योंकि जो वुड है उसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं किसी बाइंडिंग एनर्जी से, जिसको हम लोग जो है कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और उस फोर्स को हटाने के लिए जब आपने फोर्स लगाया तो फिर इसीलिए उससे एनर्जी निकली, आवाज़ भी निकली, और किसी को फेंक के मार दो और टूट जाए उसका लग भी जाएगा, तो एनर्जी हुई कि नहीं हुई।
तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, और जब इस बाइंडिंग एनर्जी को अगर तोड़ दिया जाए किसी तरीके से, तब जो है ढेर सारी एनर्जी निकल कर आती है। यानी न्यूक्लियस तोड़ने से एनर्जी क्यों निकलती है? उनमें जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ने वाली एनर्जी होती है, उस पर हम काम करते हैं और वो निकल कर आती है बाहर, ठीक है ना। और अभी रिएक्शन भी देखें हम लोग न्यूक्लियर फ्यूज़न और फ्यूज़न की, तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में, यानी हम देखते हैं कि बड़ी चीज़ को तोड़ने पे उतनी एनर्जी नहीं निकल रही है। जैसे कोयला है ना, कोयला को जलाना क्या है, वही तो हुआ। इसमें भी यही होता है, इसमें भी इसको हीट देकर इसको तोड़ा जाता है किसी भी तरीके से, न्यूट्रॉन मारकर तोड़ा जाता है, सारी चीज़ों से होता है। तो इसमें एनर्जी बहुत मात्रा में निकलती है। उसके पीछे जो है आपका आइंस्टीन का फॉर्मूला वर्क करता है ना, E=mc², उसको भी हम देखेंगे। तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो न्यूक्लियस लिए जाते हैं उनमें कुछ खूबी होती है। तो नेचर में पाए जाते हैं कुछ आइसोटोप्स। समस्थानिक। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि वाटर, उनका क्या होता है कि उनमें न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं। इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं, उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। परमाणु क्रमांक कहा जाता है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दिया जाता है तो इसको एटॉमिक वेट कहा जाता है या एटॉमिक मास कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? जैसे आपका 1H1 हाइड्रोजन है, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। यानी इलेक्ट्रॉन भी एक है और प्रोटॉन भी एक है, न्यूट्रॉन है ही नहीं यहाँ पर। तो ये तो आइसोटोप्स वो होते हैं किसी एक ही एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफर कर जाए, तो उसको उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कहा जाता है। याद रखिएगा, है ना। किसी उसके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास चेंज हो तो उसको उसका आइसोटोप्स कहा जाता है। याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन, इसके 3 आइसोटोप होते हैं। एक 1H1, दूसरा 1H2, तीसरा 1H3। पहले वाले को बोला जाता है प्रोटियम, दूसरा है, 2 हैं तो ड्यूटेरियम, और ट्राइटियम। 3 हैं तो यहाँ पर ट्राइटियम। तो किसी एलिमेंट के अगर बहुत सारे आइसोटोप्स पाए जाते हैं तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास चेंज होता है, उनको कहा जाता है आइसोटोप्स, ठीक है ना। ऐसा ये याद रखिएगा। उसमें से कुछ होते हैं रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस जो है बहुत ही अनस्टेबल होता है ना। एक तो आइसोटोप है, ऊपर से उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, बहुत आसानी से टूट सकता है, तो वो कहलाएंगे रेडियो आइसोटोप्स। और या फिर उनका न्यूक्लियस ऑटोमेटिक भी टूटता रहता है, तो वो कहलाते हैं रेडियो एलिमेंट्स। और आइसोटोप्स है तो कहलाएंगे रेडियो आइसोटोप्स। तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हम यूज़ करते हैं रेडियो आइसोटोप्स।
यानी ये वो एलिमेंट है जो अनस्टेबल न्यूक्लियस उनका जिसका होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस, अस्थिर केंद्र ये। और इसी का यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, क्योंकि जो अनस्टेबल है उसको तोड़ना आसान है ना, जो स्टेबल है उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और जो थोड़ा सा अनस्टेबल है उसको थोड़ी सी एनर्जी से तोड़ा जा सकता है। इसीलिए आपके न्यूक्लियर एनर्जी के लिए रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं। रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स किसी एलिमेंट के वो आइसोटोप्स हैं जो जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब उसकी जो है एनर्जी, मतलब बॉन्डिंग जो होती है वो उतनी अच्छी मजबूत नहीं होती है, आसानी से तोड़ी जा सकती है। और वो है आपका यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। ये सब आपके ऐसे एलिमेंट हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, इनको कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और उससे अल्फा बीटा गामा निकलती रहती है, और इन्हीं के आइसोटोप्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाएगा अब न्यूक्लियर एनर्जी में। यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, इन्हीं के आइसोटोप्स होंगे जिनको कहे में यूज़ किया जाएगा। सीधी सी बात, तो समझ में आया ना। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके जो आइसोटोप्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि यूरेनियम एक नेचुरल यूरेनियम भी होता है। यूरेनियम 235 टूटेगा ही नहीं, है ना। यूरेनियम 238 जल्दी से टूटेगा ही नहीं। ये सारी चीज़ें, तो उसका एक आइसोटोप और देखेंगे, यूरेनियम 233 आसानी से टूट जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और जो है किसी भी एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसका कैरेक्टर होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होता है। अगर कोई जैसे कार्बन 12 होता है ना, और ऑक्सीजन 16 होता है, यानी उसमें बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन 12 होते हैं और उसमें 16 होते हैं। अगर कार्बन वाले एटम में ही 4 उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाए तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, वही बन ही जाएगा वो, है ना। एक बेसिक एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से वो कार्बन और ऑक्सीजन कहलाता है और हाइड्रोजन कहलाता है। एटम सब सेम होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर सब सेम होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिसाइड करता है कि उससे कौन सा एलिमेंट बनने वाला है, प्लास्टिक बनने वाला है कि लोहा बनने वाला है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन 12 हो गए तो कार्बन, 16 हो गए तो ऑक्सीजन, 1 हुआ तो हाइड्रोजन। तो ये है। तो यहाँ पर भी वही होता है। यूरेनियम के इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो पता लगा वो प्लूटोनियम में चेंज हो गया, प्लूटोनियम के इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं तो पता चला वो थोरियम में चेंज हो गया, थोरियम के इलेक्ट्रॉन जब निकल जाए पता चला फिर से यूरेनियम में चेंज हो गया। ये खूबी होती है इनकी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि कार्बन है या ऑक्सीजन है उसका इलेक्ट्रॉन हटाना बहुत मुश्किल, क्योंकि वो स्टेबल है। इसीलिए आप कार्बन से ऑक्सीजन नहीं बना सकते जल्दी से, उसके लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। कार्बन 12 है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड नहीं कर पाएंगे, या फिर ऑक्सीजन 16 है, उसको आसानी से आप तोड़ नहीं पाएंगे कि 16 में से 4 तोड़ कर अलग कर दे और 12 में कन्वर्ट हो जाए तो हमको कार्बन मिल जाएगा, है ना। एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी उसके लिए। यहाँ पर क्या है, ये आसानी से ही इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देते हैं, प्रोटॉन रिलीज़ कर देते हैं अपना, है ना। हल्का सा धक्का मारा टूट गए, जैसे छिपकली की पूंछ, है ना। सांप की पूंछ को करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए और छिपकली की पूंछ के लिए केवल ऐसे बस टच किया वो पूंछ तैयार ही बैठी रहती है गिराने की। वही हाल इनका रहता है, इनके ऊपर बस हल्का सा एनर्जी डाली जाती है और के कंपैरिजन में, और ये स्प्लिट कर जाते हैं। और जब स्प्लिट करते हैं तो फिर उसमें से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और वो दूसरे एटम को जाकर हिट कर देते हैं और वो फिर से एनर्जी रिलीज़ होती है। तो वहाँ पर एनर्जी किस वजह से रिलीज़ होती है वो अभी हम देखेंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो आइसोटोप्स होते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, उनके जो आइसोटोप्स होते हैं वो आपके न्यूक्लियर एनर्जी में यूज़ होते हैं, आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक
एटॉमिक नंबर तो सेम हो, एटॉमिक मास चेंज होता है। तो जब यूरेनियम 235 की बात करें तो यानी 235 उसका मास है। यूरेनियम 233 की बात करें तो यूरेनियम 233 उसका मास है। एटॉमिक नंबर सबका सेम है, एटॉमिक मास चेंज है ना। ये तो आइए देखिए, तो अगर बात करें यूरेनियम की, यूरेनियम को हम यू से डिनोट करेंगे यूरेनियम। इसके बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। (233) एटॉमिक मास का, 235 एटॉमिक मास और 238। टू 235 और 230। नेचर में केवल 235 और 238 पाया जाता है। ये नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और इसको बनाया जाता है आर्टिफिशियल मेथड से। ये यूरेनियम 233 आर्टिफिशियल मेथड से बनाया जाता है, और जबकि 35 और 38 जो है आपका नेचुरल पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें से न्यूक्लियर एनर्जी के लिए 233 और 235 यूज होते हैं। 238 जो है स्टेबल होता है, पहले इसको अनस्टेबल यानी कि इसमें किसी में कन्वर्ट कर लीजिए तो फिर आसानी से उससे भी एनर्जी मिल जाएगी। तो इसीलिए फिशन मटेरियल के रूप में यानी कि फिशन प्रोसेस करने के लिए यूरेनियम 233 और 235 यूज़ किया जाता है। इसी से आपकी न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है। ये दोनों क्या करते हैं? न्यूक्लियर फिशन। नाभिकीय विखंडन। ये ठीक है। और यूरेनियम 238 ये स्टेबल होता है। इसको अगर अनस्टेबल बनाना है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए 1 इलेक्ट्रॉन। यूरेनियम 238 में अगर एक इलेक्ट्रॉन वो प्रोटॉन ऐड कर दिया जाए, इसका वेट थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो ये बदल जाता है प्लूटोनियम 239 में। ये यूरेनियम 238 में एक प्रोटॉन अगर ऐड कर दिया जाए तो जैसे ही वो 239 बनेगा, वो अगला एलिमेंट बन जाएगा प्लूटोनियम 239, और फिर ये न्यूक्लियर फिजन करेगा। ये फिर नाभिकीय विखंडन करेगा। तो यूरेनियम 238 को किसी तरीके से प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट कर लीजिए, और उसके बाद उससे भी आप एक्सप्लोजन कर सकते हैं, है ना, समझ गए। लेकिन यूरेनियम 238 नहीं करेगा, और उसको कन्वर्ट किस में किया जा रहा है? प्लूटोनियम। तो अगर कहीं पर यूरेनियम 238 यूज़ किया जाए, समझ रहे हैं ना, यूरेनियम 238 यूज़ किया जाए और यूरेनियम 235 भी यूज़ किया, 33 भी यूज़ किया जाए, तो 33, और देखिए इसको 239 में चेंज करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो एक रिएक्शन चलाई जाए इसको तोड़ने की, तो उससे एनर्जी बनेगी, और उस थोड़ी सी एनर्जी से इसको जोड़ने का काम भी कर दिया जाए तो अगला ये इसमें बन जाएगा। तो यानी एक तरफ ख़त्म होगा, दूसरी तरफ अगला न्यूक्लियर मटेरियल पैदा हो रहा है। उस तरह के रिएक्टर को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहा जाएगा, जिसमें हम जितना फ्यूल यूज़ करेंगे दूसरी तरफ एक दूसरा फ्यूल बन के तैयार हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हम एक ये इसको तोड़ रहे हैं, इससे भी हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, और उसी में से थोड़ी एनर्जी लेके इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है,
और ये वाला इसमें कन्वर्ट हो रहा है, और इसकी वजह से क्या आ रहा है, हमारे पास एक फ्यूल और बनता जा रहा है। इसको यूज़ करके हम फिर से उस रिएक्टर को कहा जाएगा इसीलिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यानी जो ब्रीड भी कर रहा है, यूरेनियम 233 और 235 को यूज़ कर रहा है, लेकिन प्लूटोनियम 239 बना भी रहा है कि नहीं। तो ऐसे रिएक्टर को अभी हम आगे चलकर कहेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। हमने यही तो किया था, हमारे यहाँ पर इसी तरीके से हमने प्रयोग किया, तो हम इसी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। सेकेंड स्टेज जो अभी हम देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी की, उसमें यही टेक्नोलॉजी हमने यूज़ करी। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ले लिया, एक तरफ यूरेनियम ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्लूटोनियम बना रहे हैं, फिर प्लूटोनियम से एनर्जी बना रहे हैं। तो उधर लगातार यूरेनियम ख़त्म हो रहा है, इधर प्लूटोनियम बाहर निकलता आ रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चीज़ अभी रिएक्शन फिर से समझ में आएगी, लेकिन हमने कहा यहीं पे आपको बता दें कि ये दोनों तो फ्यूज़न करते हैं, लेकिन ये नहीं करता है। लेकिन इसमें अगर वेट बढ़ा दिया जाए, प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर दे, तो ये भी फ्यूज़न करने लगेगा। तो एक रिएक्टर आता है जिसमें इन तीनों को डाल दिया जाता है, तो उससे जो एनर्जी निकलती है उससे ये भी जुड़ जाता है, और जुड़ने से प्लूटोनियम में कन्वर्ट होता है, और प्लूटोनियम को अलग कलेक्ट करके रख लिया जाता है, और प्लूटोनियम वाले रिएक्टर में उसको डाल दिया जाता है। तो वैसे रिएक्टर को कहते हैं ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर का मतलब ही हुआ फ्यूल बनाने वाला। तो फ्यूल ऐसा नहीं कि जो फ्यूल खत्म हो रहा है वही बना रहा, फ्यूल तो यूरेनियम खत्म हो रहा है, बन कौन सा रहा है, प्लूटोनियम। तो यूरेनियम के तीनों आइसोटोप पता चल गए, तीनों का अलग अलग यूज़ पता चल गया, है ना। नेचुरली कौन सा पाया जाता है ये भी पता चल गया, कौन सा किस में कन्वर्ट होगा और फिर उससे एनर्जी बनेगी ये भी पता चल गया, क्योंकि ये रिएक्शन जानना ज़रूरी है। लिखी हुई लाइन में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप देखिए, दूसरी तरफ है हमारे पास 232 एटॉमिक मास का थोरियम। भारत में पूरे विश्व से सबसे ज़्यादा थोरियम है। अब देखिएगा थोरियम, ये इसका एटॉमिक मास है 232। अब इसका एटॉमिक मास अगर हम एक बढ़ा दे 233, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यूरेनियम में हो जाएगा कि नहीं। और उस यूरेनियम का यूज़ हम किस में कर सकेंगे, फिर नाभिकीय विखंडन में। किसी भी चीज़ में प्रोटॉन हटा दीजिए, घटा दीजिए, वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें हमको एक प्रोटॉन जोड़ देना है केवल। जैसे ही हम इसमें एक प्रोटॉन जोड़ेंगे, ये थोरियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेनियम में, यूरेनियम 233। और यूरेनियम 233 हम लोग रिएक्टर में यूज़ करेंगे और एनर्जी बना लेंगे। और भारत में पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा मात्रा में थोरियम है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी अलग होगी ना। पहले थोरियम से यूरेनियम में बदले, फिर उस यूरेनियम का यूज़ किया जाए ना। तो थोरियम को, ठीक है, तो थोरियम भी जो है न्यूक्लियर फिजन नहीं करता, लेकिन रेडियो एक्टिव है। लेकिन जब इसको चेंज कर दिया जाए, एक प्रोटॉन इसमें ऐड कर दिया जाए, तो ये कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 233, और ये करता है न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन करने लगता है। ये क्या करने लगता है, नाभिकीय विखंडन। तो हर हाल में हमें यूरेनियम बनाना है या फिर प्लूटोनियम बनाना है, क्या बनाना है। देखिए 3 एलिमेंट आपको मिल गए जिससे आपको एनर्जी बननी, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 और उसके बाद प्लूटोनियम 239। ये 3 एलिमेंट हैं जो न्यूक्लियर फिजन करेंगे। ना थोरियम करेगा और ना ही यूरेनियम 238 करेगा, याद रखिएगा, है ना। अगर 4 एलिमेंट वहाँ लिखे होंगे, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, प्लूटोनियम 239 और थोरियम 232। पूछेगा इसमें से कौन कौन सा न्यूक्लियर फ्यूल है, न्यूक्लियर रिएक्शन फिशन करेगा। 1, 2, 3। इनको तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब होगा।
तो इन 5 में से 3 ही जो हैं न्यूक्लियर फिशन करते हैं। तो इसको क्या है, इसको कन्वर्ट करते हैं इसमें और इसको कन्वर्ट करते हैं इसमें, यही तो करते हैं ना। और फिर उसके बाद यानी ये भी हमारे न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज़ हो सकते हैं, लेकिन सीधे नहीं यूज़ होंगे, पहले हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, थोरियम को हमें यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यूरेनियम 238 को हमें प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो तभी तो हमने कहा यूरेनियम 233 आर्टिफिशियल है, नेचर में पाया ही नहीं जाता। हाँ, तो वो नेचर में पाया ही नहीं जाता, इसीलिए वो आर्टिफिशियल है। 235 नेचर में पाया जाता है, लेकिन जो नेचुरल पाया जाता है उसमें 235 का परसेंटेज 0.7% होता है, बाकी 238 होता है। अगला पॉइंट यही बताने जा रहे हैं, है ना भाई। 235 नेचर में पाया जाता है, 238 पाया जाता है, इसमें से न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा है 235, लेकिन इसका परसेंटेज 0.7 होता है। अगर यूरेनियम मिलता है नेचुरल तो 99.3% यूरेनियम 238, 0.7% यूरेनियम 235, तो इतना रहता है। तो फिर उसमें से क्या किया जाता है, इस वाले को हटाया जाता है या इसमें कन्वर्ट किया जाता है, उसी को कहते हैं इनरिचमेंट ऑफ द यूरेनियम। अरे एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, और उसके लिए और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, न्यूक्लियर फिजन से। पहले यूरेनियम जब तोड़ेंगे तब दूसरा वाला यूरेनियम प्लूटोनियम में कन्वर्ट होगा ना, बात तो ये है। और सबसे आसान है, यूरेनियम 235 लीजिए, फट से तोड़ दीजिए, समझ गए ना। तो सबसे इसीलिए पहला रिएक्टर जो हमारे यहाँ बनेगा यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 पे काम करेगा। अगले वाले पे हम जब जाएंगे तब प्लूटोनियम के लिए जाएंगे, थर्ड वाले पे जाएंगे तो फिर हम थोरियम के लिए जाएंगे, ये याद रखिएगा। ये समझ में आया? अब देखिए, नेचर में जो यूरेनियम मिलता है, मैंने आपको बताया जो प्राकृतिक या नेचुरल यूरेनियम है वो दो हैं आपके, 235, 238। नेचर में यही मिलता है, 233 तो हमें बनाना पड़ता है ना। और इसमें से फिजन कौन दिखाता है, ये वाला। विखंडन कौन करता है, एनर्जी इससे बनती है। और नेचर में जब पाया जाता है जो यूरेनियम, उसमें 0.7% ये होता है और 99.3% ये होता है। तो यूरेनियम 235 के परसेंटेज को बढ़ाने को इनरिचमेंट कहते हैं। प्रोसेस के द्वारा 233 मतलब जो नेचुरल यूरेनियम है उसमें से इसके परसेंटेज के बढ़ाने की प्रोसेस जो होती है, इंक्रीज परसेंटेज, इसके सांद्रण को बढ़ाने की जो प्रोसेस होती है उसी को कहते हैं इनरिचमेंट। यानी उसमें यूरेनियम 235 से उसको रिच कर देना, है ना, इनरिचमेंट, संवर्धन। और ये प्रोसेस भी मशीन में होती है। तो इसीलिए हमारे पास यूरेनियम अगर होगा भी ना, तो हम जब तक उसको इनरिच नहीं करेंगे उससे न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बनेगी, है ना। जैसे वो नहीं होता है कि माचिस में अगर अच्छा सा मसाला ना लगा और केवल फुस से जल के रह जाती है, फिर उससे कैंडल नहीं जला पाते हैं, वही हाल इसका होगा। फिर अगर हमने इसका परसेंटेज नहीं बढ़ाया तो 0.7 से कुछ नहीं होने वाला है ना। हम इतना सारा लेंगे, उसको 0.7% रहेगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं संवर्धन करना। और यही सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आती किताब में, और इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब खड़े हैं। आप लोग के सामने बैठने का तो मौका ही कम मिलता है ना। आपके सामने हम केवल यही समझाने के लिए हैं, बाकी तो आप सब किताब में पढ़ लेंगे, हमको कोई लेना देना नहीं, किताब में आप सब समझ जाएंगे। लेकिन जो ये तरीका है कि कितने तरह के होते हैं, क्यों उसको किया जाता है, वो सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी है। तो नेचर में पाया जाता है यूरेनियम, जो उसमें 238 का परसेंटेज 99.3 होता है, और जो आपका 235 जिससे कि एनर्जी निकलनी है वो 0.7% होता है। इसके परसेंटेज को बढ़ाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, इनरिचमेंट।
ठीक है, इसको कहते हैं यूरेनियम इनरिचमेंट, यूरेनियम का संवर्धन। तो निकल कर आता है कि अमेरिका से हमने इनरिच्ड यूरेनियम मंगाया है, तो हम सोचते हैं होगा कुछ। इनरिच्ड यूरेनियम का मतलब है कि ऑलरेडी उसमें यूरेनियम इनरिच करके भेजा, और एक नॉर्मल यूरेनियम मंगाया तो हमको घर पे यहाँ पर इनरिच करना पड़ेगा, है ना। तो इसी को कहते हैं यूरेनियम इनरिचमेंट। यूरेनियम का संवर्धन, इसमें 235 के परसेंटेज को इंक्रीज किया जाता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है। 235 के परसेंटेज, किसी तरीके से 238 हटाते चले जाइए, इसका परसेंटेज अपने आप बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? आप बताइए, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें आधा किलो नमक है, तो 50% नमक 50% पानी हुआ कि नहीं? आप उसमें से आधा पानी 70% पानी उड़ा दीजिए, तो परसेंटेज नमक का बढ़ जाएगा कि नहीं? वही यहाँ किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ और किया जाता है। इनरिचमेंट में क्या होता है, 238 को हटाते चले जाते हैं, परसेंटेज इसका बढ़ता चला जाता है ना ये। और इसके लिए मशीन जो यूज़ होती है सेंट्रीफ्यूज मशीन, याद है ना, जैसे दही मथानी वाला होता है वैसे एक मशीन होती है, उसमें ऐसे शीशियाँ लगी होती हैं, टेस्ट ट्यूब आपने देखा होगा जुरासिक पार्क वगैरह में, और उसमें इसको कर दिया जाता है और जब हिलाया जाता है तो अलग अलग वेट होने की वजह से एक का 35 वेट है, एक का 38, 35 वाला अलग चला जाता है, 38 वाला अलग चला जाता है, 35 को हम निकाल लेते हैं। यही होता ही है। आपके दूध में भी यही तो होता है ना। जो आपका मलाई होता है उसको जब मथा जाता है तो उसके का फैट का वेट अलग होता है, और जो आपका बाकी का पोर्शन होता है उसका वेट अलग होता है, तो दोनों अलग अलग चले जाते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन को यहाँ पर यूज़ किया जाता है इनरिचमेंट के लिए। जी अब जो यूरेनियम बनाया जाए, अगर उसमें यूरेनियम 235 का परसेंटेज बढ़कर 20% तक पहुंच जाए तो उसको कहा जाता है लो इनरिच्ड यूरेनियम, लो। और अगर 20% से ज़्यादा परसेंटेज हो जाए तो कहते हैं हाई इनरिच्ड यूरेनियम। तो यूरेनियम इनरिचमेंट के आधार पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लो इनरिच्ड यूरेनियम, जिसमें परसेंटेज 20% या बिलो रहता है। किसका परसेंटेज? 235 का यूरेनियम, यानी 80% से ज़्यादा क्या रहता है? 238। इसका क्या मतलब हुआ कि मोर देन 80% क्या रहता है आपका? 238, और 20% या उससे कम आपका क्या होता है? 235। दूसरा आपका कहलाता है हाई इनरिच्ड यूरेनियम। हाई इनरिच्ड, इसमें 20% से ऊपर आपका होता है यूरेनियम 235, और बाकी का जो होता है यूरेनियम 238। बाकी का यूरेनियम कौन सा होता है? यूरेनियम 238। तो देखिए, जब हमें न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो लो इनरिच्ड यूरेनियम चाहिए हमें, है ना। और जब हमें बॉम्ब बनाना है तो ये वाला चाहिए। तो इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो अमेरिका जब हमको यूरेनियम देगा इनरिच्ड, तो कौन सा देगा? ये वाला, है ना। तो हमारे पास शुरू में प्रोसेस नहीं थी इनरिचमेंट की, अब तो है हमारे पास प्रोसेस। तो शुरू में हम जब भी हमने रिएक्टर तो रखा हुआ था, यूरेनियम अमेरिका से मंगाते थे, वो लो यूरेनियम देता था, लो इनरिच्ड वाला, तो हम बॉम्ब नहीं बना सकते थे।
है ना। तो सब चीज़ें सेट थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम इन यूरेनियम को मान लीजिए इसको मंगा के इसमें कन्वर्ट करने की भी टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास। तो शुरू में इसीलिए वहाँ से यूरेनियम आता था तो वो होता था हमारे पास इनरिच का प्रोसेस ही नहीं थी। और अमेरिकन भी सोचा कि अगर इसको हमने रॉ यूरेनियम दिया तो ये प्रोसेस बना लेगा, तो इससे अच्छा है कि इसको रिएक्टर दो और इसको लो इनरिच यूरेनियम देते रहो, ताकि ये कोशिश ही ना करे कि यूरेनियम का इनरिचमेंट कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर हमने इसको नेचुरल यूरेनियम दे दिया है ना, तो इनरिचमेंट की प्रोसेस ढूंढ लेगा, और ढूंढ लेगा तो फिर बॉम्ब भी बना लेगा, और जब हमने ढूंढ ली तो फिर बॉम्ब बना लिया। समझ गए कि नहीं? यही तो बड़ी चीज़ है। हमारे साइंटिस्ट लगातार इसमें लगे थे, यार अमेरिका वाला भेजता है, लो इनरिच भेजता है, इसका इनरिचमेंट कैसे किया जाता है, हम इसी में लगे हुए थे। और जिस दिन ऐसा हो गया तो यूरेनियम तो हमारे पास हमको मिल ही गया। उसके बाद हमने उसका इनरिचमेंट बढ़ाकर उसको इसमें लाया, और इसीलिए कहा गया कि पहले वाले जो बॉम्ब दगाए गए थे उनमें ज़्यादा पावर नहीं थी, क्योंकि डिपेंड करता है कितना परसेंटेज यूरेनियम 235 का है। तो जब इंदिरा गांधी के समय हुआ तो उसमें यूरेनियम 235 का परसेंटेज ज़्यादा नहीं बढ़ पाया था, लेकिन एक्सप्लोजन तो हो गया था ना। और जो बाद में किया गया अटल बिहारी के समय, तो उसमें क्या हो गया था, इनरिचमेंट और बढ़ा दिया गया था, इससे एक्सप्लोजन और बड़ा हुआ। तो जितना इनरिचमेंट करते जाएंगे उतना ही शानदार एक्सप्लोजन होगा। समझ गए कि नहीं? यानी ये यूरेनियम है, इसमें अगर 235 20% है तो आपको मारेंगे तो आपका पैर टूटेगा, और ये 100% 235 ऐसे मारेंगे आप गायब हो जाएंगे। वही वाला हाल है उतना ही बड़ा बॉम्ब। अंदर यूरेनियम का 235 का परसेंटेज कितना है ये डिपेंड करता है। समझ गए कि नहीं? तो बॉम्ब वही हो, उसके अंदर का मसाला देखना पड़ता है ना। तो ये चीज़ थी। तो लो इनरिच यूरेनियम काहे के लिए यूज़ हो रहा है? न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन सुन लीजिएगा इसको ऑडियो, ठीक है ना। और ये वाला यूज़ होता है आपका न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए। न्यूक्लियर टेस्ट में ये यूज़ किया जाता है। इसको न्यूक्लियर टेस्ट में यूज़ किया जाता है, या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड बनाया जाता है। तो हमने जो फ्रांस से एक रिएक्टर लिया था जो कि जैतापुर में लगा हुआ है, जैतापुर फ्रांस से लिया था हमने, उसमें जो यूरेनियम यूज़ किया जाता था वो 5% इनरिच यूरेनियम था। अब इनरिच का मतलब समझ गए ना, यूरेनियम 235 इसमें 5% था। तो जैतपुर जो हमारा है या जैतापुर जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें जो यूरेनियम यूज़ हुआ वो था 5% इनरिच्ड। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। यहीं से शुरुआत हुई थी हमारी, ठीक है। आगे देखिए, अब एनर्जी कैसे बनती है, तो न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस देखिए। नाभिकीय विखंडन, तो जब किसी न्यूक्लियस को जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हों इसको तोड़ा जाता है, जब न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है तो कैसे तोड़ा जाता है। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है आपका, इसको तोड़ने के लिए न्यूट्रॉन की बीम इस पे डाली जाती है। उतनी छोटी चीज़ होनी चाहिए ना। अब मतलब अब क्या बताएं, इतनी बड़ी चीज़ को तोड़ने के लिए घर तो फेंक के मारेंगे नहीं, है ना। तो छोटी सी चीज़ होनी चाहिए ताकि वो उसको तोड़ सके, वरना तो पिचना हो जाएगा। अगर इसको तोड़ने के लिए मैं पेन फेंकूं तब तो ये 2 टुकड़ों में टूटेगा, और इसको तोड़ने के लिए इसके ऊपर मैं पत्थर फेंक दूं तो ये 2 टुकड़ों में नहीं टूटेगा, है ना, प्लेट बन जाएगा। तो इसीलिए
छोटी चीज़ होनी चाहिए। तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से छोटा होता है, तो इसीलिए न्यूट्रॉन इसके ऊपर फेंका जाता है और ये फिर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। और जब 2 टुकड़ों में टूटता है तो इसमें से 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं। और ये 3 न्यूट्रॉन फिर से 3 एटम्स को तोड़ देते हैं। ये क्या करते हैं, लेकिन जब ये टूटता है न्यूक्लियस तो इसका मास, मान लीजिए इसका मास है 10, तो इसका 5 निकलेगा तो इसका 4 निकलेगा, यानी मास में कुछ कमी हो जाती है। जब भी न्यूक्लियस टूटता है तो उसके जो पार्ट्स हैं उनका वेट पहले के मुकाबले कम हो जाता है। तो आइंस्टीन ने बनाया है, हम जानते हैं कि मास या तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी या तो मास में कन्वर्ट होती है, ये आपका इक्विलिब्रियम का वो है। तो इसमें से जो आपका मास गायब हुआ वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और किस फॉर्मूले से कन्वर्ट होता है, एनर्जी E = mc²। c है लाइट की स्पीड। अब आप सोचिए, मास अगर 1 ग्राम भी कम हो रहा है तो 1 को 3 लाख किलोमीटर और उसके स्क्वायर से डिवाइड, उतनी एनर्जी निकलेगी। अब आप समझिए, है ना, 1 ग्राम को 3 लाख किलोमीटर और उसके स्क्वायर से कन्वर्ट करिए, उतनी एनर्जी निकली, उतने जूल एनर्जी निकलेगी यहाँ पर। आप सोचिए, 1 एटम तोड़ने पे, है ना। और जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है उसमें 1 एटम नहीं तोड़ा जाता है। जब 1 एटम टूटता है तो उसके आसपास कई एटम टूट जाते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही पहला एटम टूटा 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे और वो 3 और एटम को तोड़ेंगे, उसमें से 9 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, वो 9 को तोड़ेंगे और फिर वो 9 इस तरीके से तोड़ता है और इस तरीके से फिर न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन बढ़ जाता है। तो इसी वजह से जब हम इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एब्जॉर्बर, कैडमियम की रॉड। वो 2 न्यूट्रॉन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और अगली फेज में फिर से 1 न्यूट्रॉन को, तो बार बार एनर्जी बराबर निकलती है। इसको कंट्रोल्ड रिएक्शन कहा जाता है। और वैसे न्यूक्लियर बॉम्ब होता है उसमें अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन दोनों जगह सेम होती है, लेकिन जब बॉम्ब छोड़ा जाता है तो निकलने वाले न्यूट्रॉन्स को रोका नहीं जाता है और वो लगातार आसपास के उनके एटम्स को तोड़ता चला जाता है और एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा होता है। जबकि रिएक्टर में क्या होता है, जो 3 न्यूट्रॉन निकले हैं उनमें से 2 को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कैडमियम की रॉड लगा दी जाती है या बोरॉन की रॉड लगा दी जाती है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शन चलती है, इसीलिए इसको चेन रिएक्शन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, नाभिकीय श्रृंखला प्रक्रिया। ये अब अगर इसमें हमने न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो ये कहलाएगी नियंत्रित श्रृंखला, और यानी कि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और अगर हमने न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं किया, जो कि बॉम्ब्स में होता है, तो कहलाएगी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो बॉम्ब में इसको अनकंट्रोल्ड रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। और जब इससे हम लोग रिएक्टर में बिजली बनाते हैं तो कौन सा, हमने कहा लाइट तो आ गई, इन्वर्टर कहाँ से बोलने लगा, है ना, लाइट तो आ गई ना, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड के लिए तो कुछ नहीं यूज़ किया गया। कंट्रोल्ड रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग कैडमियम, यानी कि यहीं पर देखते हैं इसी को, इन 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ करी
कैडमियम या बोरॉन की रॉड। क्या यूज़ करा? कैडमियम या बोरॉन की रॉड। ठीक है, तो इसको कहा जाता है एब्जॉर्बर। और दूसरा नाम आपने सुना होगा मॉडरेटर। तो दोनों में क्या अंतर है? शायद नहीं, सही से बताइए। मान लीजिए मुझे इनको रोकना है, ये पैदल पैदल आ रहे हैं तो हमने रोक दिया, अब ये दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो अगर मैंने रोका भी तो ये हमको फाड़ के निकल जाएंगे। तो न्यूट्रॉन के में इतनी स्पीड होती है, जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं ना, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसे कैडमियम रॉड रखेंगे तो तोड़ के बाहर निकल जाएंगे। तो उसके लिए क्या है, आप दौड़ते हुए आ रहे हैं और रास्ते में पानी भर दें, और पानी में तैर के जब आप आएंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी ना, फिर रोकने के लिए कहेंगे बस रुक जाओ, आप कहोगे हाँ रुक गए। तो इसीलिए इसी के पहले इसकी स्पीड को कम करना पड़ता है, ताकि कैडमियम और बोरॉन की रॉड को यह ना हो कि पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाए। तो उसको जो भी चीज़ यूज़ करी जाएगी उसकी स्पीड को कम करने के लिए उसको मॉडरेटर कहते हैं, मंदक। मंदक का मतलब है न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने वाला, और अवशोषक का एब्जॉर्बर का मतलब है जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले। तो रिएक्टर में 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, एक मॉडरेटर यूज़ होता है और दूसरा एब्जॉर्बर यूज़ होता है। समझ गए? और दोनों अलग अलग हैं। तो अगर मॉडरेटर के रूप में पानी यूज़ किया जाए नॉर्मल, ठीक है, तो और या फिर हैवी वाटर, जिसमें हाइड्रोजन का सेकंड वाला वो यूज़ किया जाए तो हैवी वाटर होता है। ठीक है, जो आपका ड्यूटेरियम होता है उसको वहाँ पर D2O कहा जाता है ना, H2O की जगह पे H2O हो गया, ड्यूटेरियम यानी D2O, तो हैवी वाटर कहलाता है। तो ये तो कैडमियम की रॉड हो गई एब्जॉर्ब करने के लिए, और स्पीड को कम करने के लिए यहाँ पर हमने भर के रख दिया है पानी। ये कहलाता है मंदक, मॉडरेटर। तो मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट को भी कभी कभार यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट का ऐसा नहीं कि स्पीड धीमे करता है, भाई कोई ये दौड़ते हुए आ रहे हैं, हमने कुर्सी डाल दी, पहले कुर्सी टकराए, कुर्सी टूट गई, लेकिन इनकी स्पीड धीमी हो गई ना। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ग्रेफाइट यूज़ किया गया और स्पीड कम नहीं पड़ी, क्योंकि ग्रेफाइट तो एक जगह लगा रहेगा और पानी पूरे में रहेगा, है ना। तो ग्रेफाइट का यूज़ भी किया जाता है। तो मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का यूज़ भी किया जाता है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है। बाकी आपका वाटर और हैवी वाटर, तो वाटर, हैवी वाटर और ग्रेफाइट मंदक है। कैडमियम और बोरॉन एब्जॉर्ब करने वाले अवशोषक हैं। दोनों अलग चीज़ें, और दोनों को हम लोग एक ही समझ लेते हैं, नाम पे ध्यान नहीं देते हैं ना। बात तो ये है ना। जैसे भाई 2 लोग यूपीएससी क्वालिफाई किए, एक आईपीएस है दूसरा आईएएस है, दोनों अलग हैं। वही हाल यहाँ है, रिएक्टर में यूज़ हो रहे हैं, न्यूट्रॉन के लिए यूज़ हो रहे हैं, लेकिन एक स्पीड कम कर रहा है, दूसरा एब्जॉर्ब कर रहा है। इससे एब्जॉर्ब थोड़ी ना हो जाएगा हैवी वाटर से। तो ये याद रखिएगा, कैडमियम या फिर आपका जो बोरॉन है यही एब्जॉर्ब करता है, जबकि ग्रेफाइट, वाटर, हैवी वाटर स्पीड कम करने के लिए होता है। अब ये समझ गए कि नहीं, है ना। और इसकी ज़रूरत पड़ती है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के लिए, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के लिए। क्यों? क्योंकि इससे हमें बिजली बनानी है, बम नहीं दगाना है। नहीं तो 10 ठो रिएक्टर ऑन किए, दगाए, पूरा शहर उड़ गया, है ना। तो इसीलिए ये है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो ये आपका पूरा का पूरा तरीका हो गया किस तरह से हम लोग एनर्जी बनाते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि इसके बाद अब हम इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 स्टेज में क्यों बनाया गया, उन तीनों स्टेज को जब समझ जाएंगे तो शुरू में हमने जो आपको फ्यूल बताए हैं उन्हीं के आधार पर 3 स्टेज रखे जाएंगे, है ना। तो 1 मिनट के बाद हम आपको बताते हैं